वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम कुछ इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वो ग्रोथ, दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, थर्ड टॉपिक हमारा है डेवलपमेंट, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और इन्हीं को बोल देते हैं हम फाइटो हार्मोन्स। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या लिखा है लाइन, इन अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन। देखो जैसे कोई सीड है, क्लियर, जैसे हम घर में इकट्ठा करके रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ड्राई हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो स्लो हो जाती है, जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिविंग नहीं है, वो सीड लिविंग ही होता है। क्लियर? तो कह रहा है अब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन, और उस टाइम जैसे घरों में जब रखते हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है सीड के जर्मिनेशन के लिए। लेकिन सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। तो उस टाइम जब घरों में हम रखते हैं इकट्ठा करके, वो उस टाइम सस्पेंडेड फेज में होते हैं। लेकिन जैसे ही वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जैसे हम घरों से निकाल के खेतों में छिड़क के आते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, और फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस। क्लियर? कुछ फैक्टर जो होते हैं, सम फैक्टर्स व्हिच गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंट प्रोसेस। इस डेवलपमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं कुछ फैक्टर्स। वो फैक्टर एक्सटर्नली भी हो सकते हैं और इंटरनली भी हो सकते हैं। इंटरनल फैक्टर को हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, और एक्सटर्नल फैक्टर को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर? तो ये ओवरऑल ग्रोथ की एक फेजेस दिखाई गई हैं, सीड जर्मिनेशन से लेकर के मैच्योर प्लांट तक का। अब ग्रोथ देखो क्या होती है, मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सिपियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग। तो ये ग्रोथ जो होती है, देखो एक्सक्लूसिव फीचर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको डिफाइन ऐसे किया गया है, मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्सिपियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग। इरिवर्सिबल होती है। अगर देखो नेचुरल टाइप से ग्रोथ हो रही है तो उसको हम बोल देंगे इरिवर्सिबल ग्रोथ, इरिवर्सिबल परमानेंट। ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं नेचुरल तरीके से अगर ग्रोथ हो रही है तो बोल देंगे इरिवर्सिबल परमानेंट ग्रोथ होगी। लेकिन ये एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ लीफ, सॉरी यहाँ से देखो, डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस इन वाटर। जैसे कोई लकड़ी का एक टुकड़ा जो है वो हम पानी में फेंक देते हैं और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो वो फूल जाता है, तो वहाँ पे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, नेचुरली तरीके से नहीं हो रही उसमें ग्रोथ। तो जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रोथ तो है, लेकिन अगर उसको धूप में फिर से रख देते हैं, फिर से वो मतलब कि वाटर निकल जाता है, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। नेचुरली ग्रोथ जो होगी वो इरिवर्सिबल मैनर में होगा, और ये भी ग्रोथ का ही टाइप है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इम्बाइबिशन। क्लियर? जैसे देखा होगा बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजे जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, क्यों? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं इम्बाइबिशन, और वो होता है रिवर्सिबल ग्रोथ, क्योंकि धूप आती है फिर से सूख जाते हैं, तो रिवर्सिबल ग्रोथ का प्रोसेस होता है वहाँ पे। यहाँ पे देखो, प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम, ये रूट टिप पे पाया जाएगा, ये सूट टिप पे पाया जाएगा, लेंथ में इंक्रीमेंट करेगा। प्राइमरीली ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग दियर एक्सिस। जैसे ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, दोनों लेंथ को बढ़ाएंगे। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है हमारा, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीज इन दी गर्थ, प्लांट की मोटाई चौड़ाई को बढ़ाता है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ग्रोथ इज मीजरेबल। ग्रोथ को हम मीजर भी कर सकते हैं। इंक्रीज इन दी प्रोटोप्लाज्म इज द डिफिकल्ट टू मीजर डायरेक्टली। अगर प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम डायरेक्टली मेजरमेंट नहीं कर सकते, बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको मेजर करना। तो कैसे, और भी फैक्टर हैं जिनके थ्रू हम ग्रोथ को मीजर कर सकते हैं, जैसे मीजर बाय वेरियस पैरामीटर्स सच एज इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। देखो यहाँ पे वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव मोर देन
17,500 न्यू सेल पर आवर। मेज के केस में क्या होता है, 17,500 न्यू सेल पर घंटे में बनती हैं। क्लियर। वहीं वाटरमेलन की अगर हम बात करते हैं तो देखो साइज के बेस पे इसको मेज़र किया जा रहा है, तो 3,50,000 टाइम साइज इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो देखो क्या चीज़ है, इन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन द सेल नंबर, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। ये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये पूछता है कि पॉलन ग्रेन किस मतलब कि मेज़र करेंगे, पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब को कैसे मेज़र करेंगे, तो लेंथ के टर्म में। पॉलन ट्यूब में कैसे मेज़र करेंगे ग्रोथ को, लेंथ के टर्म में। और देखो अगर हम इंक्रीज इन दी सरफेस एरिया डिनोटेड द ग्रोथ इन दी डॉर्सी वेंट्रल लीफ, लीफ के केस में सरफेस एरिया, पॉलन ट्यूब के केस में उसकी लेंथ मेज़र करेंगे। वाटरमेलन के केस में देखो 3,50,000, ये डाटा भी याद करना है। और वहीं मेज के केस में क्या है, पर सेल पर आवर में कितनी नई सेल बनेगी, 17,500 न्यू सेल्स एराइजेस। क्लियर। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फेजेज ऑफ ग्रोथ, तो 3 फेज होती हैं, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन एंड मैचुरेशन। क्लियर। मेरिस्टेमेटिक में देखो क्या होता है, फेज ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। क्लियर। रिच इन प्रोटोप्लाज्म, लार्ज कॉन्सिपियस न्यूक्लियस पाया जाता है, प्राइमरीली इन नेचर्स, थिन एंड सेलुलोजिक सेल्स होती हैं, और एबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है। हाँ, रूट को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया है, तो नीचे ये हमने देखो मार्फोलॉजी में पढ़ा था, तो सेम यहीं पे वही बता रहे हैं। नीचे रूट कैप होती है जो सैंड में पेनिट्रेट करती है, ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक जोन को ये प्रोटेक्ट करती है। रूट कैप के ऊपर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, यहाँ पे सेल्स डिवाइडिंग करती हैं, और उसके जस्ट ऊपर होता है इलोंगेशन जोन जो रूट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है, और उसके ऊपर होता है मैचुरेशन जोन जहाँ पे रूट हेयर होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो रूट ऑफ यहाँ पे जो मैचुरेशन जोन में रूट हेयर होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना। क्लियर। तो ये आप लोग सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ रेट क्या होता है, रेट मतलब कि टाइम पीरियड के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। तो इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी ग्रोथ होती है, तो उसी को रेट बोल दिया जाता है। 2 टाइप की है, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, सेल्स देखो कांस्टेंट हैं, और अदर में डिवीजन, तो 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंसिंग रहती है, तो बोल देंगे एरिथमेटिक ग्रोथ है। और इसकी इक्वेशन होती है L बराबर L0 प्लस RT। एक जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, उसी को बोल देते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कैसे, एक सेल से 2 बनी और 2 से दोनों डिवाइड कर गई 4, 4 से 8, 8 से 16, तो एक्सपोनेंशियल तरीके से ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। इसकी इक्वेशन होती है W = W0 e⁻RT। तो एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक ग्रोथ का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो C वाला याद करना है आपको, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर ये जो ग्रोथ है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में है। और तो पहली बात तो ये याद करना है कि ये दोनों टाइप की ग्रोथ पाई जाएंगी, जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक। किसमें, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तब। एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होगा जाइगोट डिवाइड करेगा, उसके बाद देखो जियोमेट्रिक फेज होगी, मतलब ऑल सेल डिवाइड्स। तो पहले जियोमेट्रिक, उसके बाद एरिथमेटिक फेज आएगी। क्लियर। तो देखो साइड में हमने लिख दिया एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जिसमें एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों फेजेज आएंगी। तो पहले जियोमेट्रिक ग्रोथ एंड देन एरिथमेटिक ग्रोथ, किसमें, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ये फिगर हमको एनालिसिस कर लिया है। नेक्स्ट ये देखो एरिथमेटिक का इक्वेशन लिखा है L = L0 प्लस RT। स्ट्रेट लाइन ये हाइट ऑफ द प्लांट को डिस्क्राइब कर रहा है, नीचे ये टाइम को। LT ये क्या है, लेंथ एट टाइम T, और L0 क्या है, लेंथ एट टाइम पीरियड 0, और R जो है डिस्क्राइब कर रहा है ग्रोथ रेट को, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। तो ये भी याद कर लीजिए, एरिथमेटिक ग्रोथ है ये है हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। पहली बात तो सिग्मॉइड होता है, एस शेप का कर्व बनता है। ये वाई एक्सिस पे साइज, वेट, और एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड। सबसे पहले कौन सी फेज आती है, लेग फेज। एक्सपोनेंशियल फेज को ही बोल देते हैं हम लॉग फेज। फिर आती है स्टेशनरी फेज। इक्वेशन क्या है, W = W0 e⁻RT।
यहाँ पे W1 जो है फाइनल साइज है, W0 जो है वो इनिशियल साइज है, R किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रोथ रेट को, T है टाइम ऑफ द ग्रोथ, और E जो है वो बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर। तो ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई और सिग्मॉइड कर्व को डिस्क्राइब करता है ये। यहाँ पे एक टर्म आता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, दूसरा आता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये कोई लीफ है। क्लियर। ये इसका फाइनल साइज है और ये इसका इनिशियल है। तो अगर हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, जैसे 10 - 5 कर देंगे तो आएगा 5, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। और अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, 5 अपान इनिशियल कितना है 5, तो आ जाएगा 1। तो याद रखना है आपको यहाँ पे सीधे सीधे फार्मूला। एब्सोल्यूट के लिए होता है फाइनल माइनस इनिशियल साइज, और रिलेटिव क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कंडीशन फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, तो देखो स्टेट ऑफ बीइंग सोलन एंड स्टिफ, इसी को हम बोल देते हैं टर्जिडिटी, और ये हेल्प करती है ग्रोथ के लिए। तो देखो लिखा है टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन द एक्सटेंशन ग्रोथ। क्लियर। वाटर आल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीड्स फॉर द ग्रोथ। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट भी इसेंशियल रोल प्ले करते हैं ग्रोथ के लिए। तो हमने साइड में लिख दिया है वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर द ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो इन्वायरमेंटल सिग्नल्स सच एज लाइट और ग्रेविटी, ये अफेक्ट करते हैं ग्रोथ फेज को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। सिंपल तरीके से समझिए इस वाले डायग्राम को, और समझ गए अगर सीक्वेंस को तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो पहले लिविंग लिखना है, फिर नॉन लिविंग, फिर लिविंग, फिर नॉन लिविंग। लिविंग से नॉन लिविंग में चेंज होगा तो बोल देंगे डिफरेंशिएशन हो रहा है। नॉन लिविंग से लिविंग में चेंज हो रहा है, बोल देंगे डी डिफरेंशिएशन हो रहा है। और लिविंग से फिर नॉन लिविंग में चेंज हो जाएगा, बोल देंगे री डिफरेंशिएशन हो रहा है। लिविंग से जब नॉन लिविंग में चेंज होगा तो प्रोटोप्लाज्म तो खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन में एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रैकरी एलिमेंट्स। जैसे देखो क्या लिखा है, ट्रैकरी एलिमेंट्स सेल वुड लॉस द प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। और प्रोटोप्लाज्म लॉस हो जाएगा तो लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल बचेंगी ना। तो एग्जाम्पल क्या है, ट्रैकरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन का। और जब सेल किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर उसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है तो बोल देंगे हम डी डिफरेंशिएशन, मतलब कि नॉन लिविंग से फिर से लिविंग में चेंज हो गई। जैसे क्या लिखा है, रिगेन दियर कैपेसिटी डिवाइडिंग। तो डी डिफरेंशिएशन में कौन कौन से आ जाएंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड पेरेनकाइमेटस सेल्स। और लिविंग के बाद फिर से अगर नॉन लिविंग में चेंज हो गए तो बोल देंगे री डिफरेंशिएशन। और री डिफरेंशिएशन में आ जाएगा वुडी डाइकॉट प्लांट्स। तो यही ओवरऑल आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारा पूरा ऊपर हमने एक साथ लिख दिया है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, सीड के जर्मिनेशन से लेकर के सेनेसेंस फेज तक के पूरे ओवरऑल प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। क्लियर। ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू दी ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू द सेनेसेंस, यही लिखा है। यहाँ पे देखो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, प्लास्टिसिटी क्या होती है, हेट्रोफिली क्या होती है। प्लास्टिसिटी क्या होती है, डिफरेंट बिहेवियर एंड ग्रोथ ड्यू टू इन्वायरमेंट, इसको बोल देते हैं हम प्लास्टिसिटी। डिफरेंट बिहेवियर एंड ग्रोथ ड्यू टू इन्वायरमेंट, ये होता है प्लास्टिसिटी। दूसरा टर्म आता है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होता है, जैसे एक प्लांट है उसमें 2 या 2 से अधिक टाइप की हमें लीव्स देखने को मिल रही हैं, तो 2 or more शेप ऑफ लीफ इन दी सेम प्लांट, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोफिली। और हेट्रोफिली 2 टाइप की हो सकती है, एक तो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। ध्यान से समझिए, डेवलपमेंटल जैसे कोई सीड जर्मिनेट हुआ तो पहले उसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, अलग शेप होता है, और जैसे ही मैच्योर होती हैं तो अलग शेप आ जाता है उनका, तो इसको बोल देते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और ये किस में पाया जाएगा, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपर। अब एक होती है इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। क्लियर। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली में जैसे कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट होंगे तो उनके पत्तियों का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और कोई एक्वाटिक प्लांट होंगे तो उनकी पत्तियों का सरफेस एरिया कम होगा।
तो ये हो जाएगा बटरकप में इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। यहाँ पे देखो इस फिगर में क्या लिखा है, जुवेनाइल एंड एडल्ट, तो ये डेवलपमेंटल हेट्रोफिली है। और ये देखो टेरेस्ट्रियल में ऐसी पत्तियाँ हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा है, और वाटर में सरफेस एरिया कम है। क्लियर? तो इसको बोल देते हम इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली किस में पाई जाती है, देखो हमने क्या लिखा था, बटरकप में। और डेवलपमेंटल किस में, कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपर में। कह रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट इन दी प्लांट्स, कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रासेलुलर जेनेटिक फैक्टर होते हैं, और इंटरसेलुलर फैक्टर जैसे केमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इन्हीं को बोलते हैं हम फाइटो हार्मोन्स या पीजीआरस। यहाँ पे देखो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 मिनट के अंदर आपको याद कराते हैं। इंडोल कंपाउंड से याद करना है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IAA, ये इसका डेरिवेटिव है इंडोल। पूछेगा IAA का डेरिवेटिव कौन सा है, इंडोल कंपाउंड। एडिनिन का डेरिवेटिव किसका है, N6,4,4-aminoप्यूरिन काइनेटिन। नेक्स्ट देखो कैरोटीन किसका है, एब्सिसिक एसिड एंड ABA। टर्पीन जिब्रेलिक एसिड GA3। गैसियस कौन सा होगा, इथाइलिन C2H4। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखो प्रमोटर्स। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ना, इनका नेचर प्रोमोटर भी हो सकता है, इनहिबिटर की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, और कोई एक सिंपल सा मतलब कि एक सिंगल फाइटो हार्मोन दोनों तरह भी काम कर सकता है। जैसे प्रोमोटर की तरह कौन सा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन काम करेगा। इनहिबिटर की तरह एब्सिसिक एसिड, और दोनों की तरह कौन काम करेगा, इथाइलिन। लेकिन मेनली किसकी तरह काम करेगा, तो इनहिबिटर की तरह। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए। ओवरऑल ये लाइन इसमें यही लिखा है, प्रोमोटर की तरह ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, इनहिबिटर की तरह एब्सिसिक एसिड, और दोनों की तरह कौन, इथाइलिन। लेकिन इथाइलिन जो होता है मेजरली किसकी तरह, इनहिबिटर की तरह ही। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखो डिस्कवरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। किस पे काम कर रहे थे ये, कोलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास, और यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन देख रहे थे टुवार्ड्स द सनलाइट। जैसे जिधर सनलाइट है उधर ही वो कोलियोप्टाइल मुड़ रहा है। क्लियर? तो जहाँ पे मुड़ रहा था उसके बाद जहाँ से मुड़ा था वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया था एक केमिकल, और उस केमिकल को हम क्या नाम दे रहे थे, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन वर आइसोलेटेड बाय FW वेंट, कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। तो ये यहाँ पे देखो फिगर में क्या लिखा है, टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। जो टिप होती है वो ऑक्सिन का सोर्स होती है, और ये एरो क्या डिस्क्राइब करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को। तो ऑक्सिन पहले आइसोलेट किसने किया था, FW वेंट ने। क्लियर? कैनरी ग्रास पे वर्क कौन कर रहा था, तो चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन। और इन्होंने ये देखा था कि यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन हो रहा है टुवार्ड्स द लाइट सोर्स, लेकिन उसको पता नहीं लगा पाए थे। लेकिन ऑक्सिन को आइसोलेट किसने कर लिया कि FW वेंट ने, कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। बकाने फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग काज बाय द फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ई कुरोसावा साइंटिस्ट थे। तो एक साइंटिस्ट थे ई कुरोसावा, इन्होंने क्या देखा कि ये सारे राइस के एक मतलब कि एक आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया जिसमें राइस के प्लांट थे, तो बहुत सारे प्लांट सेम साइज के थे, कुछ उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहे थे। जैसे ये सारे सेम साइज के हैं और कुछ बड़ा है प्लांट, तो जो प्लांट जिसकी एबनॉर्मल ग्रोथ थी, मतलब एबनॉर्मल कहने का मतलब है लेंथ ज़्यादा थी, तो उस प्लांट को इन्होंने अलग कर लिया और उस पर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या देखा कि इसमें एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जिसकी वजह से क्या उसकी लेंथ बढ़ रही थी। क्लियर? देखो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है, बाकी सारे एक जैसे हैं, एक लंबा है इससे। तो यहाँ से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट आउट किया और उस केमिकल की वजह से प्लांट की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, और उस केमिकल का नाम क्या था, जिब्रेलिक एसिड। और इस जिब्रेलिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था एक फंजाई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। कौन साइंटिस्ट थे? ई कुरोसावा। उसके बाद F स्कूग आए, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, देखो कैलस क्या होता है, ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्लियर? मिलर साइटोकाइनिन प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस, इसी को काइनेटिन बोल दिया। साइंटिस्ट थे कॉजिन्स,
इन्होंने क्या देखा, वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज हैस्टन द राइपनिंग ऑफ द स्टोर्ड अनराइप्ड बनाना। कह रहा है देखो कि कुछ पके हुए संतरों को अगर कुछ कच्चे केलों के पास रख देते हैं, बनाना के पास रख देते हैं, तो वो केले पक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से एक गैस एक्सट्रैक्ट आउट होती है, और उस जो गैस होती है ना, वो गैसियस फाइटो हार्मोन ही होता है, इथाइलिन। क्लियर? उसको बाद में इथाइलिन बोल दिया, गैसियस पीजीआर होता है। इथाइलिन की डिस्कवरी किसने की? कॉजिन्स ने। यहाँ पे सेपरेटली हम हर एक फाइटो हार्मोन के एनालिसिस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले आइसोलेट कहाँ से किया गया था? ह्यूमन यूरिन से। क्लियर? नेचुरल ऑक्सिन भी हो सकता है, सिंथेटिक ऑक्सिन भी हो सकता है। नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन सा है? IAA, IBA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सिन है। सिंथेटिक कौन सा है? NAA एंड 2,4-D, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसका फंक्शन देख लेते हैं। रूटिंग इन दी स्टेम कटिंग, फ्लावरिंग इन दी पाइनएप्पल, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ अर्ली ड्रॉप, जल्दी गिरने से रोकता है। प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर लीफ एंड फ्रूट, इंड्यूस पार्थिनोक्रॉपी इन दी टोमेटो। तो ये इसके फंक्शन हो गए। टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग, ये सब इसके फंक्शन है ऑक्सिन के। नेक्स्ट कुछ और स्पेसिफिक फंक्शन है, हमने क्या बताया? सिंथेटिक 2,4-D, और ये किस पे एक्ट करता है? डाइकॉट पे। वीट फ्री लॉन बाई ऑक्सिन, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करता है सेल डिवीजन में भी। आफ्टर रिमूविंग द एपिकल बड, देखो यहाँ पे ये एपिकल बड है, इसको रिमूव कर देंगे तो लेटरल बड ऑरिजिनेट हो जाएगी, तो ब्रांचिंग प्रमोट करता है ये। क्लियर? ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोक्रॉपी इन दी टोमेटो, और 2,4-D किल करता है डाइकॉट को, और वीड फ्री लॉन बाई गार्डनर्स, और जाइलम डिफरेंशिएशन भी करता है। मोनोकॉट को ये अफेक्ट नहीं करता है। तो ये ऑक्सिन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा फाइटो हार्मोन वो है जिब्रेलिन। तो GA1, GA2, GA3, ये सीक्वेंसिंग तो है, लेकिन GA3 जो है ना वो पहले डिस्कवर किया गया है। देखो, GA3 वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिन, और जितने भी जिब्रेलिन हैं वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ऑल जिब्रेलिक एसिड आर एसिडिक। क्लियर? अब इनके फंक्शन देख लेते हैं। ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द ग्रेप्स, एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव दियर शेप, डिले सेनेसेंस, एक्सटेंड मार्केट पीरियड, सीड अप द मोल्टिंग प्रोसेस, इंक्रीज स्टेम लेंथ इन द शुगर केन, और शुगर केन की जब स्टेम लेंथ बढ़ा देता है तो 20 टन पर एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है शुगर केन का। नेक्स्ट क्या है? प्रोमोट बोल्टिंग इन दी बीट एंड कैबेज। तो प्रोमोट बोल्टिंग, बोल्टिंग क्या होता है? इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट प्रियर टू दी फ्लावरिंग, और बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट रोजेट हैबिट, ये जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन देखो ओवरकम करता है एपिकल डोमिनेंस को। काइनेटिन डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, एडेनिन एंड प्यूरिन मॉडिफाइड होता है। ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन दी प्लांट, नेचुरल तरीके से प्लांट में नहीं पाया जाता है। आइसोलेशन ऑफ जियाटिन फ्रॉम दी कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क से ऑब्टेन करते हैं। काइनेटिन क्या होता है? मॉडिफाइड फ्रॉम दी एडेनिन, ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म DNA, यही लिखा है यहाँ पे। जियाटिन क्या होता है? कहाँ से? कॉर्न कर्नेल ऑफ दी कोकोनट मिल्क एंड कोकोनट मिल्क, यहाँ पे ऑफ नहीं, कॉर्न कर्नेल एंड कोकोनट मिल्क। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या? ओवरकम एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट दी न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस। तो ये फंक्शन आपको याद रख लेना है। इथाइलिन देखिए, ये गैसियस फाइटो हार्मोन होता है। इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ द प्लांट ऑर्गन, स्पेशली ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्या करता है? इनहेंस द रिस्पायरेशन रेट, रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है, इसीलिए फ्रूट क्या होते हैं? पक जाते हैं। ड्यूरिंग राइपनिंग पीरियड ऑफ द फ्रूट, राइज इन द रेट ऑफ द रिस्पायरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेट्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है? इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोडल पेटियोल इलोंगेशन इन दी डीप वाटर राइस प्लांट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना। इंटरनोडल इलोंगेशन कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड, लेकिन ये कह रहा है इथाइलिन प्रमोट करता है इंटरनोडल पेटियोल इलोंगेशन इन दी डीप वाटर राइस प्लांट। ये नीट एग्जाम में आ चुका है।
नेक्स्ट देखो इस पे और किस में हेल्प करता है ये, इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, क्लियर, हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज दियर एब्जॉर्प्शन सरफेस। इथाइलिन इज यूज्ड इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फूड सेट इन द पाइनएप्पल, और इंड्यूस करता है मैंगो में फ्लावरिंग को। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखो, इथेफोन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है एथिलीन का, तो इथेफोन का फंक्शन और क्या होता है, हैस्टेन फ्रूट राइपनिंग इन द टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट एब्सिशन इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट, थिनिंग कर देता है कॉटन चेरी एंड वॉलनट को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, क्या क्या करता है, इट प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर देयर बाय इंक्रीज यील्ड। तो दो चीज़ें और जल्दी से याद कर लीजिए, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो और दूसरा क्या, प्रमोट फीमेल फ्लावरिंग इन क्यूक्यूम्बर। तो ये दो पॉइंट जरूर ही याद कर लेना इसमें इथाइलिन में। जो यहाँ पे दूसरा है हमारा वो है एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिशन एंड डार्मेंसी में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है। ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये, अभी तक प्रोमोटर पढ़े थे, अब ये इनहिबिटर है। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट इसमें देखो सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी में रोल होता है। ABA जो होता है, ये जरूर पॉइंट याद रखिए, ABA जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है जिबरेलिक एसिड के, एलॉन्ग विद द जीनोमिक कंट्रोल, मतलब कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ये दोनों आपस में मिल करके प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों आपस में मिलके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर दिए हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और किसी भी लाइन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।